सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा त्रिशूल। तो ड्रोन निर्माता कंपनी है, ड्रोन बनाने वाली ये कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस इसका नाम है, और अभी इसने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है। तो इस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जो ये त्रिशूल है, इसका उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने और यातायात का आकलन करने के लिए किया जाएगा। गरुड़ एरोस्पेस की बात करें तो ये एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2015 में की थी किसने? अग्निश्वर जयप्रकाश ने। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। अच्छा, इस प्रश्न में मैं आपको क्या कराऊंगा, ड्रोन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको यहां पर रिवाइज कराऊंगा। अच्छा देखो, एक तो आपको याद होगा हमारी भारतीय नौसेना को मिला था स्वदेशी निर्मित स्टार लाइनर ड्रोन जिसका नाम दृष्टि 10 है। अभी आईआईटी जम्मू ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया था। उसके अलावा अभी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, और भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, उसका नाम इंद्रजाल है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पे खुला? तमिलनाडु में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में। और मोदी जी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था? तो आंसर होगा वरुण। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था? भारत ने। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था इजराइल। देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहां पे खोला गया था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। तो ये ड्रोन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पहले मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो आंसर होगा अभय के ने। तो फूल बहादुर ये पहला मगही उपन्यास है जिसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसने किया? अभय के ने। ये उपन्यास जो है, ये फूल बहादुर जिसका नाम है, ये मूल रूप से जयनाथ पति ने लिखा था, जिसे पहली बार 1928 में प्रकाशित किया गया था, और अब अभय के द्वारा अंग्रेजी में इसे अनुवादित किया गया, ट्रांसलेट किया गया। अच्छा, अभय के ये लेखक है, और अभी इनकी एक लेटेस्ट बुक और आने वाली है, 2025 में आएगी, लेकिन बुक के बारे में बता दिया गया है कि बुक का नाम क्या होगा। बुक का नाम होगा नालंदा। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पे आपको मैं 10 इंपॉर्टेंट बुक्स रिवाइज कराऊंगा, और ये बुक्स 2024 में जो हमने पढ़ी है वही होंगी। तो देखो कौन कौन सी है वो। एक है संस्कृति के आयाम, इसको लिखा है मनोरम मिश्रा ने। और हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से। जया जेटली ने लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम से बुक। चारू निवेदिता कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी, और ये एक तमिल लेखिका है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था नंदिनी कृष्णन ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने बुक लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, और इसे लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। अरूप कुमार दत्ता आसाम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से बुक लिखी, और इसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक लिखी है संजीव जोशी ने। और श्रीलंका के जो पूर्व प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, इन्होंने लिखी है द कॉन्स्पिरेसी नाम से बुक। लक्ष्मी मरुदेश्वर पुरी स्वेलोइंग द सन नाम से बुक लिखी है, ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव है। और पीएस श्रीधरन पिल्ले जो कि गोवा के गवर्नर है, इन्होंने बुक लिखी बेसिक स्ट्रक्चर इन रिपब्लिक नाम से। तो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट 2024 की ये मैंने बुक्स आपको रिवाइज कराई, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एरडाई ने किस नाम से इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा बीमा सुगम नाम से। तो अभी 22 मार्च को एरडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बीमा सुगम, इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो इसके जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। तो बीमा सुगम ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह होगा जहां इंश्योरेंस कंपनियां अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेगी,
तो अगर एक लाइन में कहूं कि बीमा सुगम का उद्देश्य क्या है, तो सभी पॉलिसी होल्डर्स को एंड टू एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना। IRDAI की हमने बात की, फुल फॉर्म हमने बताया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और चेयरपर्सन है देबाशीष पांडा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दो नाम बताऊंगा जो आपने अभी सुने होंगे। एक तो गिरिजा सुब्रमण्यम का नाम सुना होगा, अभी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की CMD बनी थी। और भूपेश सुशील राहुल की बात करें, ये एक ही नाम है, अभी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD बने थे। तो इंश्योरेंस से संबंधित नाम है और बिल्कुल लेटेस्ट अभी अपॉइंटमेंट पे हमने पढ़े, तो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। तो डाउन सिंड्रोम ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से ग्रसित रहता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, इसीलिए इसे ट्राइसोमी 2 भी कहते हैं। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी कि आनुवांशिक विकार है। ये बच्चे के शारीरिक विकास में देरी, चेहरे की विशेषताओं में फर्क और बौद्धिक विकास में देरी का कारण बनता है, जिसे आप डाउन सिंड्रोम बोलते हो। और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को दो और दिवस मनाए जाते हैं, विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस। तो 21 मार्च से संबंधित ये 4 दिवस हो गए, 4 डेज हो गए, इनको आप ध्यान में रखना। ये जो 2 डे मैंने आपको बताया, विश्व वानिकी दिवस फॉरेस्ट्री डे जिसे आप बोलते हो, और ये कविता दिवस वर्ल्ड पोइट्री डे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो अभी डे वाला प्रश्न है, तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं मार्च के इंपॉर्टेंट डेज का। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च को हैप्पीनेस डे। 20 मार्च को गोर्रेया दिवस। बाकी 21 मार्च के ये 4 दिवस मैंने आपको बताई दिए। और अभी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया, वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो आंसर होगा भारत को। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। और इस प्रकार यहां भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे दूरसंचार विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर नीरज मित्तल, सह अध्यक्ष के रूप में। देखो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो स्थापना होती है 1865 में और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिनमें भारत अभी न्यूज में था। जैसे कि भारत ने अगर बात करें 2023 में G20 को होस्ट किया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट किया, वासेनार एग्रीमेंट का हेड रहा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया, ICC मेंस वर्ल्ड कप हुए, 2024 में क्वाड समिट को होस्ट किया, और अभी दिसंबर 2023 में ये भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक की मेजबानी की थी। साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित हुआ। यूनाइटेड नेशन के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता की भारत ने, और आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बना था भारत। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। भारत जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना। 2024 में भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करेगा। 2024 में इसमें भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और ये सत्र होगा 46 नंबर का, मतलब एडिशन होगा। 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी की थी भारत ने। 2023 में वर्ल्ड कॉफी कांग्रेस का आयोजन ये पहली बार हुआ था भारत में भी कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, और इसमें ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना बने थे जिनका संबंध है टेनिस से। तो इन सब कारण से भारत न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ
पॉइंट नीमो जिसका नाम है, इस तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर होगा क्रिस ब्राउन। तो नीमो पॉइंट, इसे पृथ्वी का सबसे दुर्गम स्थान माना जाता है, या यूं कह दूं कि ये किसी भी भूभाग से पृथ्वी पर सबसे दूरी का बिंदु है। ये हमारे ग्रह पर सबसे रहस्यमयी और दूर के स्थानों में से एक है। ये दक्षिण महासागर में स्थित है और ये पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थान है, यानी कि सबसे दूर है। ये मैंने आपको बता दिया। ये एक काल्पनिक बिंदु है, मतलब कोई भूमि तो है नहीं कि वहां पे हमने पॉइंट लगा दिया, झंडा गाड़ दिया कि ये रहा स्थान। ये पानी में एक बिंदु डिसाइड कर लिया कि ये वाला जो स्थान है इसे नीमो पॉइंट कहा जा रहा है, और इसका पता लगाया था सर्वेक्षण इंजीनियर हरवोजे लुकाटेला ने 1992 में सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इस स्थान का पता लगाया था। तो ये जो पॉइंट नीमो है, ये न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन में स्थित है। और ये जो क्रिस ब्राउन है, जो भी यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे पहुंचने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ये ब्रिटेन से हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखना। मतलब इस पॉइंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के किसी भी भूभाग, यानी कि जहां पे लैंड है, वहां से इसकी दूरी देखोगे ना, और अगर इस पॉइंट से स्पेस स्टेशन की दूरी देखोगे तो स्पेस स्टेशन वाली दूरी कम है, बाकी भूभाग से जो पृथ्वी का भूभाग है जहां पे लैंड है, कोई भी द्वीप है, तो वो दूरी ज्यादा मिलेगी। इस पॉइंट से स्पेस स्टेशन की दूरी कम मिलेगी, यह कहा जाता है इस पॉइंट के बारे में। तो इनका नाम याद रखना, क्रिस ब्राउन। बाकी सर्राय खुमेलो की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी ये। कार्टर डलास की बात करें तो इनकी मात्र उम्र है 2 साल, और ये सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। व्यक्ति बोल दो, बच्चा बोल दो, बच्चे बने थे, 2 साल की उम्र है। अब आप सोचोगे 2 साल के कैसे बन गए? वैसे तो एक करंट अफेयर्स में हमने पढ़ाया था, समझाया भी था। ये अपने माँ बाप के साथ गए थे, उनकी गोदी में गए थे, उनके कंधों पे बैठ करके गए थे। लेकिन आज तक कोई बालक, कोई बच्चा नहीं गया ऐसी जगह पे या माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे, तो ये गए तो इनका नाम हुआ। अच्छा, आप जानते हो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर एडमंड हिलेरी थे। तो इस प्रश्न में क्रिस ब्राउन का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो आंसर होगा पोखरा को। तो नेपाल ने अपने यहाँ पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार ने अभी गंडकी प्रांत के एक शहर जिसका नाम है पोखरा, उसको अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। यहाँ पर एक झील बड़ी फेमस है जिसका नाम है फेवा झील, तो वो यहीं पर है नेपाल में, पोखरा नामक स्थान पे है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, नेपाल के बारे में मैं आपको जानकारी दूं उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप मुझे बताओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया था? तो आंसर होगा वाराणसी को। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बताओ किस राज्य के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में घोषित किया था? तो ये धोर्डो गांव गुजरात का है। अच्छा, भारत की पेट्रो राजधानी ये कौन सी बनी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये गुजरात ही बनी है। अब बात यहाँ पे हमारी नेपाल की थी, तो ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। करेंसी है नेपाली रुपया, और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये जो नेपाल है ना, आप देखोगे भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। हम नेपाल के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, सूर्य किरण नाम से एक एक्सरसाइज करते हैं। और आपको याद हो तो नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया था, और अभी इसने अपनी पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया पोखरा को, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा जिसका नाम है डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मोहाली में। तो ये देश का पहला राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा फैसिलिटी है जिसका नाम है डीबीटी स्पीडी सीड्स, जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? अभी पंजाब के मोहाली में। इसका उद्घाटन किया हमारे जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? स्पीडी सीड्स है, यानी कि इन सीड्स से, इन बीजों से जो फसल होगी वो काफी उन्नत फसल होगी, उसका उत्पादन तेजी से होगा। जैसे कि मान लो कोई फसल है वो 4 महीने में पक के तैयार होती है, तो ये हो सकता है 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, यानी कि फास्ट प्रोडक्शन होगा और मांग की आपूर्ति कर पाएंगे, इतना ये प्रोडक्शन देगी, मतलब ज्यादा पैदावार होगा। तो अगर एक लाइन में बोलूं तो इन बीजों से अब किसानों की फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा।
ये इसका फायदा होगा। तो ये इस तरह का पहला है। तो देखो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं ना, देश देश में पहला बार हुआ, विश्व में पहली बार हुआ, तो इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज एक काम करता हूं, इस तरह के 10 और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो कि देश में पहली बार से संबंधित है, चीजें पहली बार हुई है। जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू कश्मीर। फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट बना था GSAT-20 या GSAT-N2 आप बोलोगे इसे। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादा में इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य ये बना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश, पहला बिहार है, याद रखना। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी कि इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन ये किस राज्य में स्थापित हुआ? तो केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया पंजाब ने। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला, मैपिंग करने वाला पहला राज्य भी बना था पंजाब। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ पे स्थापित होगा? तो उज्जैन में। और देश का पहला यूनिटी मॉल भी बनेगा उज्जैन में ही। तो इस तरह के 10 और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए जो कि पहली बार से संबंधित है, तो ध्यान रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया? तो आंसर होगा गुरवीर सिंह। तो अभी उत्तर प्रदेश के हैं ये गुरवीर सिंह। इन्होंने अमेरिका में आयोजित द 10 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में, 10,000 मीटर कह दूं या 10 किलोमीटर दौड़ कह दूं, तो यहाँ पे 16 साल पुराना हमारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने, आपको बता दूं एक सिंपल सी बात, कि सुरेंद्र सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है जो उन्होंने 2008 में बनाया था। टाइमिंग नहीं बता रहा हूं मैं, टाइमिंग वगैरह आपसे पूछेंगे नहीं एग्जाम में। हल्का सा मोटा मोटी बताऊं तो यूं ध्यान रख लो, उन्होंने लगभग 28 सेकंड का वक्त लिया था, 28 मिनट का वक्त लिया था और इन्होंने 27 मिनट का वक्त लिया है। पर इन सब के बावजूद वो इस इवेंट में दूसरे स्थान पे रहे। नेशनल रिकॉर्ड तो बनाया इन्होंने, लेकिन इस इवेंट में वो सेकंड पोजीशन पे रहे। अच्छा, ये पारुल चौधरी, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं। अभी अर्जुन अवार्ड मिला था इनको। और एशियन गेम्स जो हुए थे पिछले साल 2022 वाले, 19वां संस्करण था, चाइना के हांगझाओ में हुए थे, उसमें 5000 मीटर दौड़ में उन्होंने गोल्ड जीता था। और दिव्य कीर्ति सिंह की बात करें तो ये घुड़सवार है। अभी घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बनी थी, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और आज हम नो क्वेश्चन ही कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा कुछ न्यूज वगैरह है नहीं। देखो अभी संडे आ गया था, फिर उसके बाद होली आ गई, कुछ ज्यादा इवेंट वगैरह हुए नहीं, सब जगह छुट्टी चल रही है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं एक बार, फिर सेशन एंड करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना एक बार। चलो रिविजन करते हैं कल का। तो पहला प्रश्न पूछा था वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 मार्च को। फिर पूछा सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। फिर पूछा अभी भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की? तो आंसर होगा ब्राजील। फिर पूछा अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? 2035। फिर पूछा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस और किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने से रोक लगाई? तो आंसर होगा बेलारूस। फिर पूछा वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना? तो आंसर होगा परफियोस। फिर पूछा बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय रियल टाइम जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान। फिर पूछा भाषानेट पोर्टल को किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री ने। फिर पूछा कि भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया? तो आंसर होगा मॉरिटानिया। और आखिरी प्रश्न पूछा कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिस, इसकी खोज किस ग्रह पर हुई? तो आंसर होगा मंगल ग्रह यानी कि मार्स। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, तो कल होमवर्क प्रश्न तो देना भूल गए थे, कोई बात नहीं। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।